दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो शुरू करते हैं अपने 28 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा, देखते हैं। सवाल था कि 25 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें: उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसी आधार पर 25 जनवरी 2026 को राज्य ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। ये कई राज्यों से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ चीन से भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है कि नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, जिसमें से है पहला विकल्प 750 करोड़, दूसरा है रुपए 1000 करोड़, तीसरा है 1250 करोड़, चौथा विकल्प है 1500 करोड़। तो इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा 1250 करोड़। गुजरात सरकार ने जो कि शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत जो कि 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उनकी प्रत्येक पात्र छात्रा को 4 वर्षों में कुल 50,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें से 9 से 12 इन लोगों के लिए 20,000 और कक्षा 11 और 12 के लिए 30,000। इस योजना से कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ने वाले सभी 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है, अगर देखें तो ये पैसों की कमी के कारण कोई भी बालिका अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े और वह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सके। ये इसके उद्देश्य है। अगला सवाल है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या नया अनिवार्य किया गया है। तो 4 विकल्प है इसमें: फीस में 50% की कटौती, दूसरा विकल्प है 24x7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, तीसरा विकल्प है सभी को समान आरक्षण और चौथा विकल्प है केवल ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था। इसमें दूसरा विकल्प हो जाएगा 24x7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। 24x7 का मतलब है कि 24 दिन 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर मतलब कि यहाँ पे सहायता की जाएगी। नई यूजीसी और गाइडलाइंस के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एक इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स बनाना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य है कि छात्र किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव की शिकायत तुरंत दर्ज करा सके। अगला सवाल है हमारा कि नोवाक जोकोविच ने 400वीं ग्रैंड स्लैम एकल जीत किस टूर्नामेंट के दौरान हासिल की। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, जिसमें से पहला फ्रेंच ओपन 2026, दूसरा है विंबलडन 2025, तीसरा है यूएस ओपन 2025, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो इसमें चौथा विकल्प से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। नोवाक जोकोविच ने जो कि जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के दौरान टेनिस इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये ग्रैंड स्लैम जो कि एकल मुकाबले में 400 मैच जीतने वाले पहले और एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बने। यह उपलब्धि उन्होंने मेलबर्न पार्क में जो कि बोटिक वैंडर जॉर्ज सल्प को हराकर हासिल की है। इस समय उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड लगभग 400 जीत और 120 हार का है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में
उनकी 102वीं जीत दर्ज हुई और ये 24वीं बार, ये उनका 24वां बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं ये। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS जनवरी 2026 में किस देश पहुंचा। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, जिसमें से पहला विकल्प है सिंगापुर, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है मलेशिया। इसमें से तीसरा विकल्प हो जाएगा थाईलैंड। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS मतलब कि फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, 1TS का मतलब ये जनवरी 2026 में, जो कि अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनात थी, LRDT के तहत थाईलैंड के फुकेट डीप सी पोर्ट पहुंचा है। इस स्क्वाड्रन में कुछ और पोते शामिल हैं, जिनमें से है INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS सारथी। ये सभी कुछ उसके और भी पोत शामिल है इसमें। इस यात्रा का उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाना, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और प्रशिक्षण करना, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इसकी कैपिटल की। तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पे मैप है। यहाँ की करेंसी जो कि थाई बाट और PM है अनुतिन चानविराकुल, यहाँ के PM है। बात करें इसकी तो 1939 में इनका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया, लेकिन थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। याद रखेंगे। यहाँ के प्रमुख धर्म है बौद्ध, जो कि लगभग 90% आबादी वाला राज्य। यहाँ की संस्कृति अगर देखें तो थाईलैंड को हाथियों की भूमि कहा जाता है और पारंपरिक नृत्य, यहाँ की बौद्ध मंदिर और स्ट्रीट फूड प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मंदिर जो कि वॉट फ्रॉम काउ, ये वहां की काफी प्रसिद्ध मंदिर है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर देवेंद्र कुमार, दूसरा है डॉक्टर रमेश गुप्ता, तीसरा है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और चौथा विकल्प है डॉक्टर अरुण जेटली। इसमें सही विकल्प हो जाएंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। लहरिया एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और वे विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के पूर्व स्टाफ भी रह चुके हैं। इन्होंने 2025 का वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त किया, तो इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में दिया गया है। इस श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा शोध और कार्य जिसका असर केवल पढ़ाई या किताबों तक सीमित न रहकर समाज और नीतियों पर भी पड़ा हो, इस श्रेणी का ये मतलब है। इस पुरस्कार की खास बातें अगर देखें, दुनिया भर से इसमें 2000 से अधिक नामांकन आए थे, लेकिन उनमें से चुना गया है डॉक्टर लहरिया को और ये सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन के किस प्रांत में स्थित है। तो 4 विकल्प है इसमें से, देखते हैं। पहला है सिचुआन, दूसरा है गुआंगडो, तीसरा विकल्प है जियांगसू और चौथा है हेबेई। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट देखें तो ये जियांगसू प्रांत में स्थित है। तीसरा विकल्प हो जाएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए जाना जाता है और इस तकनीक में अतिरिक्त बिजली से हवा को संपीड़ित किया जाता है, फिर उसे भूमिगत नमक की गुफाओं में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे क्या है कि जरूरत पड़ने पर उसी हवा से दोबारा बिजली बनाई जाती है। यह संयंत्र रुद्धध्वंस तकनीक पर आधारित है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रिड को स्थिर रखना, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। बात करें चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है RMB और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, वही अगर इसकी इतिहास व राजनीति देखें तो इसे UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य,
पहला पॉइंट है। और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जनसंख्या जो कि विश्व में सबसे अधिक होती है, और संस्कृति और विरासत अगर इसमें देखें तो प्रसिद्ध धरोहर पहला है, जिसमें से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये वहां की प्रसिद्ध धरोहर है। प्राचीन सभ्यता जो कि 4000 प्लस वर्ष है। यहाँ के पारंपरिक दर्शन अगर देखें तो कंफ्यूशियस ताओ, ये वहां की पारंपरिक दर्शन है। और इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत ने 2026 में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं व्यापार प्रदर्शनी में पार्टनर देश के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो चार विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है दुबई एक्सपो 2026, दूसरा विकल्प है वर्ल्ड फूड फोरम, तीसरा विकल्प है गल्फ फूड 2026 दुबई, और चौथा विकल्प है एशिया फूड समिट। तो बिहार की बात है, भारत ने 2026 में आयोजित गल्फ फूड 2026 दुबई इस अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं व्यापार प्रदर्शनी में पार्टनर देश के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत की है, भाग लेकर, जो कि एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। तीसरा विकल्प से जाएगा। इसका मतलब है कि भारत को इस मेगा फूड और एग्री बिजनेस इवेंट में विशेष स्थान और पहचान मिली, और यह पहल जो कि भारत यूएई के बीच व्यापार, खाद्य सुरक्षा और निवेश सहयोग को और भी मजबूत करेगी, और भारतीय कृषि, फूड प्रोसेसिंग और निर्यात को वैश्विक मंच पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि भारत को अंदर से समझकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले टली साहब के नाम से प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार कौन थे? तो चार विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है पीटर हेंस, दूसरा है जॉन एलियट, तीसरा है मार्क टली, और चौथा विकल्प है डेविड फ्रॉस्ट। तो तीसरा विकल्प हो जाएगा मार्क टली। मार्क टली की बात करें तो यह एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और प्रसारक थे, जिनका 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये लंबे समय तक जो कि बीबीसी के नए दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे हैं, और भारत और दक्षिण एशिया की रिपोर्टिंग के लिए दुनिया में पहचाने जाते हैं। भारत से उनका जुड़ाव बहुत गहरा था, क्योंकि ये हिंदी भाषा में दक्ष थे और आम लोग की जिंदगी और समस्याओं को अपनी रिपोर्टिंग में जगह देते थे, और इसी कारण उन्हें भारत में प्यार से टली साहब भी कहा जाता था। ठीक है। इन्होंने आपातकालीन जो कि आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की है, और भारत पर अनेक प्रसिद्ध किताबें लिखी है इन्होंने। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में विमान हादसे में निधन के कारण चर्चा में आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन थे? क्वेश्चन है हमारे, चार विकल्प देश में। देवेंद्र फडणवीस, दूसरा विकल्प है एकनाथ शिंदे, तीसरा विकल्प है अजीत पवार, और चौथा है शरद पवार। इसमें तीसरा विकल्प रहेगा अजीत पवार। अजीत पवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, और इनका निधन जो कि 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुआ है। ये एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे, और अपनी कठोर प्रशासनिक शैली, ग्रामीण पृष्ठभूमि और जनसंपर्क के लिए प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र में इन्हें प्यार से अजीत दादा भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि केरल ने किस सूक्ष्म जीव को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो चार विकल्प है इसमें। लैक्टोबैसिलस को, इकोलाई को, बैसिलस सबटिलिस को, या ईस्ट को। तो बिहार की बात है, केरल ने बैसिलस सबटिलिस को सूक्ष्म जीव जो कि अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बात करें बैसिलस सबटिलिस की पहले, ये क्या है? तो यह एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाता है। यह पाचन और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, और मिट्टी की उर्वरता सुधारता है, और पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करता है। इसी उपयोगिता के कारण क्योंकि केरल ने इसे राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। ठीक है।
और यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। और इसी अवसर पर एक और शुरुआत की गई है, माइक्रोबायोम में उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत, मतलब COEM की शुरुआत की गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? क्वेश्चन हमारे 4 विकल्प दिए इसमें, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।